हेलो स्टूडेंट्स, फिर से मैं वो सैम्पल पेपर सेकंड जो है वो डिस्कस करना है जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। 5 का और भी डिस्कस हो गया है, तो आज हम लोगों को डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, गरिमा सैनी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी इन स्कूल लेबोरेटरी to observe the effect of magnetic field lines. Based on her observation, she has drawn the magnetic field lines of two magnets as shown in the figure A and figure B. कह रहा है कि गरिमा सैनी जो है वो स्कूल लेबोरेटरी में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है जिसमें वो मैग्नेटिक इफेक्ट को नोटिस कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को नोटिस कर रही है। तो ये दिखाया जा रहा है इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कौन सा सही होगा। फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, सेलेक्ट द फिगर that represents the correct pattern of field lines. इसमें आपको बता रहा है कि कौन सा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है वो सही है और क्यों सही है, उसके पीछे का रीजन देना है। देखिए यहाँ पे जो पैटर्न बनेगा, जैसे कि हमने 2 बार मैग्नेट को रखा है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये इसका साउथ पोल हो गया, और ये भी इस साइड पे क्या है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। तो यहाँ पे हमें पता है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे, ठीक है, वो कैसा होगा, वो कुछ इस तरह का नेचर का होगा और कुछ इस तरह का नेचर का होगा। तो इसमें जो है बी वाला डायग्राम सही है, ए वाला इस कारण से गलत है कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। यदि इंटरसेक्ट करेगा तो वहां पे दो डायरेक्शन दिखेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। इस कारण से इसमें जो है वो बी जो है वो करेक्ट होगा, बी जो है वो करेक्ट है। सेकंड कह रहा है, ऑल्सो नेम द पोल्स ऑफ द मैग्नेट फेसिंग ईच अदर। ठीक है, तो जब इस तरह का आप देखेंगे तो इसका मतलब है ये हो गया, ए का बी आंसर है। और इसमें कह रहा है कि आपको पोल्स बताना है, तो जब इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगा ना, तो इसका मतलब है कि दोनों पोल्स क्या है, सिमिलर है। तो आप कह सकते हैं कि हो सकता है भाई इधर भी नॉर्थ हो, ठीक है, और जिस तरह से एरो दिख रहा है, तो एरो दिखने का मतलब हो गया, एरो दिखने का मतलब हो गया कि ये दोनों नॉर्थ पोल है, क्योंकि एरो जो है ना, क्योंकि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है एंड साउथ पोल में क्या हो जाता है, मर्ज कर जाता है। ठीक है, तो दोनों क्या होगा, नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है। तो सेकंड का बी का आंसर क्या होगा कि नॉर्थ पोल एक दूसरे को फेस कर रहा है। इसमें और देखना है, आइडेंटिफाई द पोल्स ऑफ द मैग्नेट इन द गिवन फिगर। इसमें और वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे और का ए है, तो इसमें देखना है कि आइडेंटिफाई, पोल्स को आइडेंटिफाई करना है। देखिए ध्यान से, कुछ पैटर्न ऐसा बना हुआ है ऐसे, और डायरेक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, कुछ इस तरह का है। तो इसका मतलब हो गया, याद रखना हमेशा, यदि ये बार मैग्नेट है और बार मैग्नेट है, तो बार मैग्नेट के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनता है सराउंडिंग में, वो हमेशा आप देखेंगे कि बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज करता है एंड साउथ पोल भी मर्ज कर रहा होता है। तो यानी आप कह सकते हैं कि ये जो है साउथ नॉर्थ पोल हो गया एंड इधर वाला क्या हो गया, साउथ पोल हो गया। ठीक है, और इनसाइड द मैग्नेट ये डायरेक्शन कुछ इस तरह से होता है, साउथ टू नॉर्थ। कह रहा है बी, ये तो ए का हो गया, बी में भी आपको डायरेक्शन देखना है, तो टू मैग्नेट है, ठीक है, टू मैग्नेट कुछ इस तरह से दिख रहा है और इसमें जो डायरेक्शन को दिख रहा है ऐसा, ये जो है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जिधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमर्ज कर रहा है वो नॉर्थ पोल हो गया, और जिधर वो मर्ज कर रहा है उधर साउथ पोल हो गया। तो ये डायरेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। जैसा स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हैं डायग्राम में, ठीक है, कि जो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में स्नेक है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें फोर्थ जो ट्रॉपिक लेवल है वहां तक एनर्जी कितनी पहुंच रही है, तो वहां तक एनर्जी जो है वो पहुंच रही है 7 देख लें, वहां तक जो एनर्जी है
एनर्जी जो है वो पहुंच के कितने फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल तक, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी पहुंच रहा है, ठीक है, वो कितना पहुंच रहा है 5 किलो जूल। तो ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन में कि व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो प्रोड्यूसर लेवल पे एनर्जी, प्रोड्यूसर लेवल के पास कितना एनर्जी होगा, तो हमें पता है कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग जो एनर्जी का सप्लाई होता है, ट्रांसफरिंग होता है, वो हायर ट्रॉपिक लेवल को सिर्फ 10% एनर्जी ही मिल पाता है। जरा समझे कि फोर्थ के पास 5 किलो जूल है, इसका मतलब है थर्ड के पास क्या होगा, थर्ड के पास क्या होगा भाई, तो थर्ड के पास होने जा रहा है कितना 50 किलो जूल, ठीक है। सेकंड के पास क्या होने जा रहा है, सेकंड के पास होने जा रहा है 500 किलो जूल, ठीक है, क्योंकि 500 किलो जूल का 10% होता है कितना 50 किलो जूल, और जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है जिसको हम लोग प्रोड्यूसर का लेवल कहते हैं वो कितना हो गया 5000 किलो जूल। बस ये तरीका होगा, इस तरीके से आप जान जाएंगे कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल के पास यदि एनर्जी पहुंचता है 5 किलो जूल तो प्रोड्यूसर, देखिए फर्स्ट जो ट्रॉपिक लेवल होता है वो होता है प्रोड्यूसर के लिए, सेकंड जो होता है वो होता है प्राइमरी कंज्यूमर के लिए फूड चेन में, प्राइमरी कंज्यूमर के लिए, थर्ड जो होता है वो क्या होता है सेकेंडरी कंज्यूमर के लिए, सेकेंडरी कंज्यूमर, एंड फोर्थ जो होता है वो होता है टर्शियरी कंज्यूमर के लिए। वैसे भी किसी भी ट्रॉपिक लेवल में किसी भी फूड चेन में अधिक से अधिक 3 से 4, ठीक है, बहुत अधिक होगा तो 5 तक ही ट्रॉपिक लेवल जा पाता है क्योंकि उतनी अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी नहीं रहती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। इसी में जो है और करके क्वेश्चन है कि द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑफ फूड चेन, ठीक है, which of these will have the highest concentration of non-biodegradable chemicals, name the phenomenon associated with it। कह रहा है कि एक फूड चेन है जिसमें कि किसी भी तरह का जो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, जैसा कि मैं आप डिस्कस भी किया हूं अपने वीडियो में कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बारे में वो है DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, DDT, ठीक है। ये एक तरह का केमिकल है जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज ना किया जा सके, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट ना किया जा सके, ठीक है, वो नेचर में वो यूं ही जो है वो बरकरार ही रहेगा। तो उस नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल जैसे कि DDT है, ये 7 का और हो गया, ठीक है, जैसे कि DDT है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स है, तो इसका कंसंट्रेशन जो होता है ना सबसे ज्यादा टॉप कंज्यूमर्स के पास होता है, यानी टॉप कंज्यूमर्स यानी जो ट्रॉपिक लेवल में जो सबसे ऊपर वाले लेवल पे होते हैं ना, जैसे कि फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, फिफ्थ ट्रॉपिक लेवल है ना, जो टॉप कंज्यूमर्स होंगे उनके पास हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा DDT जैसे नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का। तो इसमें जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें पहला प्रोड्यूसर है ग्रास, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर है ग्रास ऊपर, सेकेंडरी कंज्यूमर है फ्रॉग, टर्शियरी कंज्यूमर स्नेक, एंड क्वार्टनरी जो कंज्यूमर है, ठीक है, वो हॉक है। तो इसमें सबसे ज्यादा, ठीक है, जो DDT का कंसंट्रेशन होगा या किसी भी तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो टॉप कंज्यूमर्स के पास यानी हॉक के पास, ठीक है। हॉक मतलब बाज होता है। हाँ, सेक्शन बी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। सेक्शन ए ओवर हो गया स्टूडेंट्स। सेक्शन बी देखिए, सेक्शन बी में जो है वो एक डमी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, MPT का, ठीक है। इस डमी को आप अच्छे से देखेंगे और इसमें से क्वेश्चन रेज किया गया है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 का ए, इसमें जो क्वेश्चन रेज किया गया वो ये है, बाय गिविंग रीजन आपको बताना है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो फॉलोइंग क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस का रीजन क्या है उसको आपको बताना है। फर्स्ट, एलिमेंट ए इज नॉन मेटल, इसमें एलिमेंट ए जो है वो नॉन मेटल है, आपको जस्टिफाई करना है। तो देखिए
ए का ग्रुप नंबर जो है वो दिया गया है कितना 17, ए का ग्रुप नंबर 17 हो गया। इट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ए का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, यानी ए क्या होगा, ए जो हो गया वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। कैसे, तो ये जानेंगे। ये जो हो गया वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो गया। कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, सो जानिए। ए के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ए को यदि किसी और से, किसी भी से एक इलेक्ट्रॉन यदि मिल जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने की वजह से इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और जब 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा तो इसका मतलब वो केमिकली क्या होगा, ए जो है वो स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की बात करें, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करें, तो कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग या ट्रांसफरिंग करते हुए केमिकल बॉन्ड बनाता है तो स्टेबिलिटी को ही अचीव करने के लिए बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए एलिमेंट जो है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, किसी से सिंगल इलेक्ट्रॉन गेन करके, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो क्या कर लेगा, खुद को स्टेबल बना लेगा। कैसे, अपने नियरेस्ट नोबल जो एलिमेंट है उनकी तरफ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाकर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जब ये इलेक्ट्रॉन गेनर है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने का काम कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके वो नेगेटिव आयन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कहते हैं। बी, एटम ऑफ एलिमेंट सी हैज अ larger size than atom of element A। इसमें क्या रहा है, B का जो C का साइज है, ठीक है, वो A से बड़ा है। इसके पीछे का रीजन बताना है, बिकॉज C के पास जो होगा ना, मोर नंबर ऑफ C के पास जो है ना अधिक संख्या में क्या है, मोर नंबर ऑफ सेल्स है, और A के पास क्या है, लेस नंबर ऑफ सेल्स। क्योंकि देखिए ए जो है, ए का पीरियड है 2, तो इसका मतलब ए के पास कितने सेल है, 2 सेल है, यानी 2 ऑर्बिट है। और सी का जो है पीरियड है 3rd, तो सी के पास कितने सेल्स होंगे, कितने ऑर्बिट्स होंगे, 3 ऑर्बिट्स होंगे। तो कभी भी किसी भी एलिमेंट के एटम का साइज उस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर कहां तक, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस होता है, वही डिस्टेंस उस एटम के साइज को, एटम के रेडियस को एक्सप्लेन करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी में देखना है, एलिमेंट बी हैज अ वैलेंसी ऑफ 1। ठीक है, बी का वैलेंसी 1 क्यों है, तो वैसे भी मैं आपको बता देता हूं कि बी जो है वो आप देख रहे हैं कि किस ग्रुप का मेंबर है, तो बी जो है वो ग्रुप 1 का मेंबर है। एक बात तो क्लियर हो गई, ग्रुप 1 का हो गया, इसका मतलब है कि ग्रुप 1 में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वैलेंसी होगा वो दोनों कितना होने जा रहा है, किसके बराबर होने जा रहा है, वो होने जा रहा है 1 के बराबर। ठीक है, तो कह रहा है कि सी जो है, सॉरी बी जो है उसका वैलेंसी है 1। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन यही है, ठीक है, कि जो बी का देख रहे हैं ग्रुप नंबर क्या है 1, तो ग्रुप नंबर 1 है, इसका मतलब है इसके पास वैलेंसी भी 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1। क्योंकि ग्रुप नंबर जो होता है ना वो बता रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ओके, इन एन एटम ऑफ द एलिमेंट के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसी के बेसिस पे जो है ना उस एलिमेंट को उसी ग्रुप में रखा गया है। तो 1 और 2 में तो ये पैटर्न चलता है। फिर उसके बाद ग्रुप नंबर 13 में क्या कर दिया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, ग्रुप नंबर 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10, इस तरह से कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एलिमेंट दैट फॉर्म आयनिक कंपाउंड अटेन नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बाय ईदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंसेस। ऑब्वियस सी बात है, जो भी एलिमेंट आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो आयनिक कंपाउंड की फॉर्मेशन से पहले एलिमेंट के एटम को आयोनाइज होना होगा। ठीक है, यानी जो मेटल होंगे वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन बनाएगा और जो नॉन मेटल्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन का गेन करके इलेक्ट्रोनेगेटिव आयंस बनाएंगे, है ना, यानी एनायंस बनाएंगे।
तो एक्सप्लेन by giving reason why carbon cannot attain such a configuration in this manner to form its compound। तो पूछा ये जा रहा है कि कार्बन जो है ऐसा काम क्यों नहीं कर पाता है। तो इस कारण से स्टूडेंट्स का ध्यान देना है। 9 का कार्बन ऐसा काम इस कारण से नहीं कर पाता है, यानी कार्बन जो है ना ही वो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर पाता है और ना ही वो कार्बोएनायन का फॉर्मेशन कर पाता है। वो इस कारण से क्योंकि कार्बन के पास जो है 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। यदि आप उनमें से 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहिएगा तो इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी अप्लाई करना होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी इस कार्बन एटम पे अप्लाई करना होगा, तभी वो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है। तो इतनी अधिक ट्रेमेंडस, इतना लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी अप्लाई करने की वजह से कार्बन का एटम जो है ना वही अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो इतना एनर्जी सप्लाई करके कार्बन के एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना संभव नहीं है। मतलब एक अनएक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि संभव नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से तो कार्बन का एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी बात, यदि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं कर पाता तो 4 इलेक्ट्रॉन का किसी से गेन कर ले, लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन का ये गेन भी नहीं कर पाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन का यदि गेन करता है कार्बन का एटम तो फिर 6 प्रोटॉन ही है कार्बन के न्यूक्लियस के पास, तो फिर 6 प्रोटॉन के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रख सके। क्योंकि जब कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो पहले से तो जो न्यूट्रल कार्बन एटम है उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो 10 हो गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर पाना 6 प्रोटॉन के लिए ये बहुत टफ होगा। दैट्स व्हाई इसी वजह से कार्बन का एटम ना ही कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कर पाता है और ना ही कार्बोएनायन का फॉर्मेशन कर पाता है, यानी ना ही C4+ बना पाता है ना ही C4- बना पाता है, ठीक है। इसी वजह से कार्बन का ग्रुप नंबर देखेंगे 14 होगा और कार्बन जो है हमेशा इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है दूसरे नॉनमेटल्स के साथ और शेयरिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, और इस तरह से अपनी स्टेबिलिटी को क्या करता है, अचीव कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों को देखना है सेकंड, नेम द टाइप्स ऑफ बॉन्ड formed in ionic compound and in the compound formed by carbon। इसमें जानना है कि जो भी आयनिक कंपाउंड्स हो गए लाइक NaCl सोडियम क्लोराइड, ओके, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड, लाइक मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सारे जो है वो आयनिक कंपाउंड्स हैं। तो आयनिक कंपाउंड्स में किस तरह का केमिकल बॉन्ड रहेगा, तो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरिंग की वजह से बनता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इट मींस मेटल से किधर हो रहा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट यानी नॉन मेटल्स के साइड हो रहा होता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन का डोनर है और नॉन मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के रेसिपिएंट है, ठीक है, एक्सेप्टेड। और कार्बन जो है वो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट और का हम लोग देख लें, क्वेश्चन नंबर हम लोगों को 9 का जो है वो और देखना है। तो बहुत आसान है, इसी तरह से मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जो भी क्वेश्चन को सॉल्व करूँ तो उसके साथ जो है मैं पूरी कॉन्सेप्ट को जो है वो डिस्कस कर देता हूँ ताकि वो आप लोगों का एक तरह से रिवीजन भी होता चले। 9 का और क्या है ये इसमें है व्हाट आर आइसोमर्स, ओके, व्हाट आर आइसोमर्स। तो स्टूडेंट्स आपको जानना आइसोमर्स कहते किसे हैं, ठीक है। तो केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, फिर से सुनिए, केमिकल कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चरल फार्मूलाज आर कॉल्ड आइसोमर्स। यानी वैसे केमिकल कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, उनका डिफरेंट होगा, वैसे केमिकल
कंपाउंड्स को हम लोग कहते हैं आइसोमर्स। और जो केमिकल कंपाउंड इस तरह का फेनोमेनन दिखाता है, ठीक है, तो वैसे केमिकल, तो इस फेनोमेनन को हम लोग कहते हैं आइसोमेरिज्म। यानी जो भी केमिकल कंपाउंड इस तरह का फेनोमेनन दिखाता है, जिस फेनोमेनन को कहते हैं हम लोग, इस फेनोमेनन को क्या कहा जाता है? आइसोमेरिज्म कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ टू आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन का टू आइसोमर्स बना देना है, तो बहुत आसान है। ब्यूटेन देखिए पहले, ब्यूटेन, तो ब्यूटेन का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है C4H10। तो एक तो आप नॉर्मल ब्यूटेन बना दीजिए, एक हो गया नॉर्मल ब्यूटेन, ठीक है, ये हो गया एन ब्यूटेन, जिसको हम लोग कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। दूसरा एक ब्रांचिंग कर देते हैं, ठीक है, एक ब्रांचिंग कर देंगे, तो ब्रांचिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये भी हो गया, ये ब्रांचिंग कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया? 2-मिथाइल प्रोपेन, 2-मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। तो यही है, दो आइसोमर्स हो गए, दोनों का आप देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा। इसमें भी कार्बन 4 है एंड हाइड्रोजन 10 है, 1 2 3 4 एंड हाइड्रोजन 10। यहां पे भी कार्बन 4 होंगे, हाइड्रोजन 10 होगा। जैसे देख लेते हैं हम लोग, कार्बन कैसे 4 है भाई इसमें, तो कार्बन 4 है 1 2 3 4, कार्बन 4, हाइड्रोजन 10 देख लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, हाइड्रोजन 10। यानी कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट देयर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स। ये दो आइसोमर्स हमने बना दिया, तो मिथाइल प्रोपेन हो गया, ये ब्यूटेन का एक आइसोमर और भी बन जाएगा। चलिए, why cannot we have isomers of first three members of alkane series? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्केन सीरीज में, ठीक है, अल्केन सीरीज का जो है, अल्केन सीरीज का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होगा आप लोगों को, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें से पहले जो 3 होमोलोगस सीरीज के जो पहले 3 मेंबर्स हैं, मींस हो गया मीथेन, मीथेन मींस CH4, सेकंड हो गया इथेन मींस C2H6, नेक्स्ट थर्ड प्रोपेन, प्रोपेन का क्या हो गया C3H8। तो ये लोग आइसोमर्स का फॉर्मेशन क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इनमें ब्रांचिंग संभव नहीं है। ब्रांचिंग जब तक नहीं होगा तब तक आइसोमर्स का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। अब ये 3 ही है, सपोज कीजिए एक में तो खैर ब्रांचिंग होना ही नहीं है, 2 में भी ब्रांचिंग आप नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? 3 में यदि आपको लगता है देखिए 3 में बस यही आप बना सकते हैं, ब्रांचिंग आप कर ही नहीं सकते हैं प्रोपेन का। इसके अलावा आप कुछ नहीं करेंगे। यदि आप कहते हैं कि सर हम ऐसे कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ये भी ब्रांचिंग नहीं हुआ, इसको ब्रांचिंग नहीं कहेंगे। देखिए मेन चेन में चला जाएगा ऐसे, ये ब्रांचिंग नहीं हुआ, तो फिर आप इसका भी तो नाम प्रोपेन ही रखेंगे। तो इसी वजह से चूंकि ब्रांचिंग नहीं होने की वजह से, ठीक है, आइसोमर्स के लिए जो है अल्केन की फैमिली में ब्यूटेन से ही स्टार्ट होता है आइसोमर्स बनना, क्योंकि उसका फिर स्ट्रक्चर डिफरेंट होना चाहिए। अब ये स्ट्रक्चर आप देखेंगे कि बेंड होता हुआ डिफरेंट नहीं है, डिफरेंट यदि स्ट्रक्चर होगा ना तो उसका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट हो जाएगा, ये याद रखना है। जब भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा तो उसका आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट हो जाना है। जैसे यहाँ देखिए, लेकिन इसका आप आईयूपीएसी नेम भी करेंगे तो ये भी आपको प्रोपेन ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। ये स्टूडेंट्स वही है, मेंडल सर ने जो पाइथन सेटिंग पे जो जेनेटिक्स हेरिडिटी चैप्टर में जो एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, जिसको हम लोग हेरिडिटी चैप्टर में पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन तो आप जान रहे होंगे, आप देख सकते हैं इसमें, तो मैं इसको पढ़ देता हूं। शिवानी ट्राइड टू क्रॉस अ होमोजाइगस पर्पल फ्लावर वैरायटी ऑफ पी प्लांट विद वाइट फ्लावर वैरायटी ऑफ पी प्लांट। Mention the phenotype and genotype of the F1 generation of offspring. If the offspring of the F1 generation are self-bred, what will be the phenotypic and genotypic ratio of the F2 generation? State Mendel's law of dominance. बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग डिस्कस कर लें।
क्वेश्चन नंबर 10 बहुत सिंपल है। कह रहा है कि भाई शिवानी शिवानी जो है वो एक एक्सपेरिमेंट करती है जिसमें उन्होंने पर्पल पाइथन सेटिकल का पर्पल कलर को कंसीडर किया, ये होमोजाइगस है और इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल पी यानी इससे वाइट से। ठीक है, तो ऑब्वियस चीजें हैं कि जो इनके क्रॉस से जो बनेगा, इनके क्रॉस से जो बनेगा वो ऑफस्प्रिंग क्या होगा, हेटेरोजाइगस पर्पल होगा। ठीक है, ये F1 जनरेशन है और ये F1 जनरेशन, और ये कैसे होंगे, ये होंगे हेटेरोजाइगस पर्पल, हेटेरोजाइगस पर्पल। तो इस केस में जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा, फिनोटाइपिक as well as जीनोटाइपिक रेशियो, as well as क्या होगा, जीनोटाइपिक रेशियो, ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। 1:1 जितना भी प्रोडक्ट आपको करना है, 1:1 जितने भी ऑफस्प्रिंग होंगे, क्योंकि F1 जनरेशन में जो भी ऑफस्प्रिंग होगा वो फिनोटाइपिकली क्या होंगे, इम्प्योर पर्पल। ठीक है, और उनका जीन कैसा होगा, कैपिटल P और दूसरा स्मॉल p। ठीक है, तो सबका वैसे ही होगा, कैपिटल P स्मॉल p, कैपिटल P स्मॉल p। ठीक है, तो दोनों ये F1 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों में क्या होना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सेम होना है। ठीक है, लेकिन क्या रहा है, लेकिन आपको ये बताइए कि जब F1 जो जनरेशन है उनमें सेल्फिंग होगा, यानी वो सेल्फ ब्रीड करते हैं, तो यानी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होना है। तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा, तो भी मैं बहुत बार इसको प्रैक्टिस करवा चुका हूं, तो भी जो है फिनोटाइपिक रेशियो क्या होना है, 3:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो क्या होना है, 1:2:1। ठीक है, ये मल्टी टाइम प्रैक्टिस किया जा चुका है। तो इसी में जो आप जानेंगे F2 जनरेशन, तो F2 जनरेशन में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, तो ये होगा 3:1, यानी 3 जो होंगे वो पर्पल कलर के होंगे और सिंगल जो होगा वो क्या होगा, व्हाइट कलर का होगा। यदि इनका जीनोटाइपिक रेशियो देखें, तो 1:2:1 होगा। 1 जो होगा वो प्योर पर्पल होगा, 2 जो होगा वो इम्प्योर पर्पल यानी हेटेरोजाइगस पर्पल, और 1 जो होगा वो प्योर व्हाइट होगा यानी होमोजाइगस व्हाइट होगा। ये हो गया जीनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें स्टेट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस जो है, मेंडल्स के पहले 3 लॉज हैं, आपको ये जान लेना चाहिए। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड थर्ड है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है, जैसे हम लोग F1 जनरेशन में देख रहे हैं कि किसी भी ट्रेट का यदि डोमिनेंट एलील, ठीक है, वो जब प्रेजेंट होगा, ठीक है, तो किसी भी रिसेसिव ट्रेट के एलील के कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। ठीक है, यही लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है। डोमिनेंस जो वर्ड है वो डोमिनेंट से बना है। डोमिनेंट का मतलब होता है जो किसी पे ज्यादा प्रभावशाली हो, जो ज्यादा शक्तिशाली हो, वो सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा। यानी जो डोमिनेंट एलील होगा वो सिंगल भी रहेगा, ठीक है, यानी किसी दूसरे कॉन्ट्रास्टिंग जो ट्रेट है उसके प्रेजेंस में भी वो डोमिनेंट एलील अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को ही एक्सप्रेस होने देगा ऑफस्प्रिंग में। ठीक है, जबकि जो रिसेसिव ट्रेट होता है, ठीक है, जो रिसेसिव एलील होगा वो रिसेसिव एलील वो जब कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट अवेलेबल नहीं होगा तभी वो एक्सप्रेस कर पाएगा खुद को, अदरवाइज नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 है, what is electric power? Express it in the terms of potential difference and resistance. तो electric power है, तो the electric power का definition है ना, electric power is defined as the, ठीक है, the rate of consumption of electrical energy, the rate of consumption of electrical energy
by various electrical appliances in electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कनेक्टेड है इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस उनके द्वारा विद टाइम समय के साथ कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिसिपेट हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, यूज किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पावर। यानी इलेक्ट्रिक पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ consumption or dissipation of electrical energy by various electrical appliances in electric circuit is called electric power। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक पावर हो गया। इलेक्ट्रिक पावर को आप डिफाइन कर सकते हो, ये इसका यूनिट हो गया वाट, किलोवाट भी आप कह सकते हैं। ठीक है, यही है। इसमें कह रहा है एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। तो कह रहा है इसको एक्सप्रेस करना है इलेक्ट्रिक पावर को किसमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस में। तो स्टूडेंट्स एज भी नो, जैसा कि हम जानते हैं पावर इज इक्वल टू क्या होता है, V * I होता है। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। इतना भी नहीं जानते हैं तो इसको भी मैं आपको प्रूफ कर दूंगा, पहले इतना को आप समझ लीजिए, फिर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग इसको आप चेंज करने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा V²/R। कैसे भाई, तो I सिंस I क्या लिख सकते हैं, V/R लिख सकते हैं ना। तो I की जगह हम पुट कर देंगे V/R, तो V * V यानी V², ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेशन कैसे आया है, इसका डेरिवेशन मैं वीडियो में बताया हूं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में मैं इसको बता दिया हूं। ठीक है फ्रेंड, तो आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को ही सॉल्व करके रख लेते हैं। ठीक है, अगले क्लास में, अगले वीडियो में मैं जो हूँ वो 11 का और, ठीक है, और बाकी कोशिश करूंगा तो इसका सेक्शन सी वगैरह पूरा कंप्लीट कर लो। ओके फ्रेंड, थैंक यू।